हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलिनर्जिक सिस्टम और उससे रिलेटेड ड्रग्स के बारे में। हम जानेंगे आज की वीडियो में कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो बनता कैसे है और वो कौन सी ड्रग्स हैं जो कि इस न्यूरोट्रांसमीटर के जैसा काम करती हैं या उससे उलट यानी कि ऑपोजिट काम करती हैं। तो पार्ट 1 में स्वागत है आपका। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नर्वस सिस्टम जो है, मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम मतलब क्या? वो सिस्टम जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये दो तरीके का है, मतलब दो पार्ट्स हैं इसके। क्या क्या? CNS और ANS। CNS को छोड़िए, ANS को पकड़िए। ANS जो है उसमें दो डिविजन्स होते हैं। क्या क्या? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, दो होते हैं, जिनमें से आज की जो वीडियो जिसमें हमने कहा कोलिनर्जिक, वो किस पर बेस्ड है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर बेस्ड है। इस सिस्टम का मेजर न्यूरॉन कौन होता है? मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन नहीं, मेजर न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है? एसिटाइल कोलिन होता है। जबकि सिंपैथेटिक में कौन हुआ करता है? एड्रेनलिन, लेकिन उसको हमको नहीं पढ़ना है अभी हमको पढ़ना है एसिटाइल कोलिन को। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। ये बहुत सारी और नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी ये प्रेजेंट होता है मस्कुलर मूवमेंट के लिए। पैरासिम्पैथेटिक में तो है ही, इसके अलावा सिंपैथेटिक में भी जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं उनमें यही प्रेजेंट रहेगा। ठीक, तो ये सारी कहानी हो गई किसकी, कि एसिटाइल कोलिन कहाँ कहाँ कौन कौन से डिवीजन में प्रेजेंट है। अब हम आगे बात करेंगे कि एसिटाइल कोलिन के बारे में आज हमें इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका बायोसिंथेसिस, कि ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है, स्टोर कहाँ होता है, इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। इसके अलावा कौन सी ड्रग्स है जो इसके जैसा काम करती हैं, उन्हें हम कहेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। और कौन सी ड्रग्स है जो इसके उलट काम करती है, इसका ऑपोजिट काम करती है या ब्लॉक करती है, वो पैरासिम्पैथोलाइटिक हो जाएगा। तो शुरू कर रहे हैं सबसे पहले क्या, कोलिनर्जिक सिस्टम की क्या कहानी हम शुरू कर रहे हैं। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन बोले तो क्या, कि जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें आपस में कोई मैसेज कैसे कन्वे होता है, कैसे वो एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं। तो सीधी सी बात है, न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए भेजेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एसिटाइल कोलिन को पहले सिंथेसाइज होना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांसमिशन किसके ज़रिए हो रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के ज़रिए हो रहा है। तो एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें एक एसिटाइल पार्ट है, एक क्लोराइड है और एक कोलिन पार्ट है। ठीक है, ये एसिटाइल ग्रुप हो गया, ये कोलिन पार्ट हो गया और इधर क्लोराइड है। ये एसिटाइल कोलिन का क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं इसकी बायोसिंथेसिस की, कि ये कहाँ सिंथेसाइज होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लोकेशन क्या है इसका सिंथेसाइज होने का। तो इसकी बायोसिंथेसिस होती है जो न्यूरॉन है उसकी एंडिंग्स में, यानी जो आपकी ये साइनेप्टिक बल्ब्स जो होते हैं वहाँ पर नर्व एंडिंग्स में इसका प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो एक्सोप्लाज्म है यानी एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म, उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोप्लाज्म में पहले ये बनता है और फिर जो वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर टर्मिनल्स पर, उनमें जाके ये स्टोर हो जाता है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये जो आपके टर्मिनल्स हैं वो स्क्वीज़ होते हैं, या हम कह सकते हैं एक्सोसाइटोसिस होता है। उसकी वजह से क्या होता है? एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाता है। बायोसिंथेसाइज कैसे होता है? ये सबसे पहले ATP, एसिटेट और कोएंजाइम A तीनों रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। ये एसिटाइल कोएंजाइम अब क्या करेगा? इसको ज़रूरत है एक कोलिन की। अब वो कोलिन कहाँ से आएगा? बाहर से। ठीक है, बाहर से आएगा कोलिन। अभी अपने आप तो आ नहीं गया, जब इसकी रिक्वायरमेंट हुई तभी आया। तो ये जिसके मदद से आया, कोई एक पंप है यहाँ पर एक्सोनल मेम्ब्रेन में, जो कि इसको अंदर लेकर आता है। तो यहाँ पर होता है
सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर। अभी बताऊंगी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको। तो मान लीजिए एसिटाइल कोएंजाइम ए ने कोलिन के साथ में रिएक्शन करी और बनाया एसिटाइल कोलिन, और कोएंजाइम ए रिलीज हो गया। ये एसिटाइल कोलिन जाके वेसिकल्स में स्टोर हो गया। अब ये कोलिन कहाँ से आया? ये कोलिन यहाँ पर प्रेजेंट एक चैनल से आया है। ये चैनल कौन है? कोलिन सोडियम को ट्रांसपोर्टर, यानी कोलिन और सोडियम एक साथ एंट्री करते हैं कहाँ? इस एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक, अब आगे की कहानी समझते हैं। ये जो प्रोसेस है ये किस एंजाइम की मदद से कैटेलाइज हो रही है? ये हो रही है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम के मदद से कैटेलाइज हो रही है। ठीक है, तो इस एंजाइम का नाम याद रखना है। अगर ये नहीं होगा तो ये स्टेप कंप्लीट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या कहानी हो रही है। कि एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो क्या हो गया? एक्सोसाइटोसिस, यानी कि जो एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स के अंदर स्टोर है, अब ये स्टोर्ड एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होकर के कहाँ जाएगा? रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिलीज। अब रिलीज होने के बाद क्या कंडीशंस आती हैं? हम रिलीज होने के बाद तो ये रिसेप्टर से बाइंड होगा, पर इससे पहले हम इसके कुछ ब्लॉकर्स जान लेते हैं। मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के रिलीज को रोक सकती हैं अलग अलग तरीक़ों से। जैसे कि है हेमीकोलिनियम। ये हेमीकोलिनियम क्या है? एक तरीके का केमिकल है जो कि कोलिन का जो चैनल है सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर, उसको ब्लॉक कर देता है। उसके ब्लॉक होने से ये जो प्रोसीजर है, ये वाली जो स्टेप है वो रुक जाएगी एसिटाइल कोलिन बनने की, और फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज ही नहीं होगा क्योंकि बना ही नहीं। और आगे की प्रोसेस को कौन रोक सकता है? विसेमिकॉल रोक सकता है एसिटाइल कोलिन के बनने को। मतलब बनने को नहीं रोका इसने, बन तो गया लेकिन वेसिकल्स में स्टोर नहीं होने देता। वेसिकल में स्टोर नहीं होगा तो स्क्वीज़ कहाँ से होगा? वही रह जाएगा। फिर रिलीज़ को कौन रोक सकता है? बोटुलिनस टॉक्सिन जो होता है वो रिलीज़ को रोक सकता है। इसके अलावा एक और है जो कौन है, जिसका नाम है ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन। जो ब्लैक विडो स्पाइडर होती है उससे निकला हुआ टॉक्सिन। ये क्या करता है? ये पहले रिलीज़ को बढ़ाता है, फिर उसके बाद उसका डिप्लेशन बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को कम कर देता है, इनहिबिटर हो जाता है ये उसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? कि एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कौन सा एंजाइम करता है। मतलब एसिटाइल कोलिन, अब ऐसा है कि एसिटाइल कोलिन कोई शक्कर या चावल तो है नहीं कि आपने कहा 1 किलो तोल दो तो तोल दिया। इसमें क्या होता है, एक साथ रिलीज़ हुआ तो जितना रिलीज़ होना था उतना हो जाता है एक बार में, फिर उसके बाद उसका कुछ अमाउंट जो है जितना रिसेप्टर पे बाइंड हो सकता है वो हुआ, तो बाकी जो बचा वो कहाँ जाएगा? वो क्या करेगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है आपके बॉडी में? कोलिन ईस्टरेज। अब ये कोलिन ईस्टरेज 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज और दूसरा होता है ब्यूटायराइल कोलिन ईस्टरेज। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी है तो प्लीज़ ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि 2 तरीके के कोलिन ईस्टरेज है। पहला एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज और दूसरा है ब्यूटाराइल कोलिन ईस्टरेज। ठीक है, जिसमें मेन जो होगा वो कौन सा होगा? पहला वाला एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, और जो दूसरा वाला है उसको हम सूडो कोलिन ईस्टरेज भी कह सकते हैं। तो ये कोलिन ईस्टरेज क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन को डिवाइड कर देते हैं एसिटेट और कोलिन में, और ये फिर से लग जाते हैं सिंथेसिस कराने में। तो ये साइकिल चलते रहता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? कोलिनोरिसेप्टर्स के बारे में। अब ये कोलिनोरिसेप्टर्स कौन है? एसिटाइल कोलिन मैंने क्या बोला, रिलीज़ के बाद क्या करेगा? उसको अपना एक्शन करना है। तो एक्शन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होना पड़ेगा। तो ये रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं? तो एसिटाइल कोलिन के 2 रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बोल रहे हैं कोलिनोरिसेप्टर्स। कौन से हैं वो 2 रिसेप्टर्स? फर्स्ट है मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स, दूसरे हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स हैं उनके
कितने डिविजन्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनके सब टाइप है M1, M2, M3। मतलब ये मेजर है, लेकिन M4, M5 भी यहाँ पर है, पर ये काफ़ी माइनर है, तो ये आमतौर पर काउंट नहीं किए जाते हैं, 3 तक ही हम काउंट करते हैं। और निकोटिनिक के हैं NM रिसेप्टर और NN रिसेप्टर। ठीक, अब हम डिटेल में बात करते हैं इन रिसेप्टर्स के बारे में। सबसे पहले है मस्कैरेनिक रिसेप्टर, जो कि क्या होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। और दूसरे हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, जो कि होते हैं आयन चैनल रिसेप्टर्स। तो बात कर लेते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले कौन है, M1 रिसेप्टर। M1 रिसेप्टर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, CNS, ANS और GIT। मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो आई होप आप लोग समझ जाएंगे। CNS में वो क्या क्या काम करते हैं, लर्निंग, मेमोरी और कुछ मोटर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि मैंने बताया जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। CNS में क्या करेंगे, लर्निंग, मेमोरी, मोटर फंक्शंस। और इसके अलावा ANS में क्या करेंगे, डीपोलराइजेशन करवाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में GIT में क्या करवाएंगे, हिस्टामिन रिलीज करवाएंगे, एसिड सिक्रीशन करवाएंगे। स्टमक में प्रेजेंट है मेनली। M2 रिसेप्टर्स हार्ट पर प्रेजेंट है, हार्ट पर क्या करवाएंगे, ब्रेडिकार्डिया, यानी हार्ट के फंक्शन को स्लो करवाएंगे। स्मूथ मसल पे कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, और इसके अलावा जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं उन भी कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। फिर इसके बाद है स्मूथ मसल पे कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, आइरिस जो है वो भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो जो प्यूपिल साइज है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है सिक्रेशन कराएंगे, और लास्ट क्या है, वैसोडाइलेशन कराएंगे। सिक्रेशन किसका, स्वेट ग्लैंड्स और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका। NM रिसेप्टर्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे मसल्स का, क्योंकि वो मस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। और NN रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, एड्रिनल मेडुला पर, तो वहाँ पर ही क्या करेंगे, कैटेकोलामाइंस का रिलीज करवाएंगे। और इसके अलावा वो CNS में प्रेजेंट है, तो कहीं कहीं एक्साइटेशन, कहीं कहीं इनिबिशन करवाएंगे। ANS में डीपोलराइजेशन करवाएंगे। तो पार्ट 1 में हमने इतनी ही बात की। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स की, और उसके बाद तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स की। तो अगर आपको ये वाला पार्ट समझ आया हो और पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।